गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जितना जल्द हो सके ऐड हो जाए, है ना। 2 मिनट हम वेट करेंगे। 2 मिनट में सारे बच्चे ऐड हो जाएं। जितने भी बच्चे हैं उनको, जो भी आपके कांटेक्ट में है उनको बोल दो जल्द से जल्द ऐड होने के लिए। आप लोगों को साउंड क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी दोनों क्लियर है? सब लोग बतलाएं। सबको मेरी आवाज़ सही सही सुनाई दे रहा है? बोर्ड सही दिखाई दे रहा है? बताएं बच्चे लोग। यस सर, ओके। यस सर, ओके। क्लियर है सर सब कुछ? ओके। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। बहुत बढ़िया। 17 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। 1 मिनट और बच रहे हैं। 1 मिनट और वेट करेंगे। आप लोगों का संडे को मीन्स कल, है ना, कल संडे था। कल आप लोगों ने एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, रिजल्ट भी शायद आप लोगों का इशू हुआ है ना। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहला एग्जाम का? सभी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबका अच्छा रहा? यस, अच्छा गया सर, ओके। यस सर, ओके। क्लास कंटिन्यू किया जाए। फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन था। ये फिजिक्स का अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन अलग अलग स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में अलग अलग होता है। एक होता है कि क्वेश्चन ना बने, दैट इज अच्छा। एक होता है क्वेश्चन बन गया, अच्छा था और वो बन गया और भी अच्छा हो जाता है ना। आप लोगों को क्वेश्चन वैसा दिए थे, वैसा दिया गया था जैसा हम लोगों को फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगा, जैसा हम लोगों को आगे फिजिक्स में चैप्टर्स में यूज होंगे, वैसा वैसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बेकार का क्वेश्चन था कि फिजिक्स में यूज होगा नहीं, फिर भी क्वेश्चन है तो फिजिक्स में आपको यूज होगा, वही आपको क्वेश्चन था। चलो तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें बाबू। लगभग स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं, क्लास को कंटिन्यू किया जाए, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी पढ़ाया गया था प्रीवियस क्लास में, जो लास्ट तक हमने पढ़ाया था वहां तक आप लोग अपडेट रहे होगे, रिवीजन भी किए होगे, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात किया था उसमें था कुछ डेरिवेशन हमने किया था। और एक बात ये बतला दें कि जो डेरिवेशन हमने किया था प्रीवियस क्लास में कि जो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, है ना, फिजिक्स में उस डेरिवेशन का कोई खास रोल नहीं है। फिजिक्स में उस डेरिवेशन का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन जो अंत में रिजल्ट आया था tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, वो हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना। तो जहां पे हम लोग फिनिश किए थे वहां के जस्ट बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था, देखो हम एक बार लिख दे रहे हैं। हम लोगों के पास जो रिजल्ट आया था वो कुछ ऐसा था। एक्चुअली हम लोग dy बाई डी एक्स जो लिखते हैं उसका मतलब इतना होता है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। देखो कहीं पे फिजिक्स में या मैथ्स में कहीं पे भी अगर आपको dy बाई डी एक्स लिखा हुआ मिलता है तो वो dy बाई डी एक्स का मतलब इतना होता है। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। लिमिट आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में 12th में। अगर स्कूल व्यू से बात करें तो वो आपको 11th के ही सिलेबस में लिमिट पढ़ना है मैथमेटिक्स में, अगर स्कूल व्यू से बात करें तो। बट अगर कोचिंग में देखा जाए तो वो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा लिमिट। ठीक है, वहां पर समझ आएगा कि व्हाट इज दिस। बट फिजिक्स में इसका कोई यूज हम लोगों को फिलहाल नहीं है।
ठीक है, तो हम लोग जो रिजल्ट पढ़े थे वो क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। जहां आपको ध्यान होगा कि ये जो tan थीटा था, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था डेरिवेशन में, उसमें आप देख सकते हो, उसमें जो tan थीटा था दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P या A जो भी पॉइंट था, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप था और उसी स्लोप के बराबर dy बाई dx आया। इसका मतलब यह है कि जो dy बाई dx होता है दैट रिप्रेजेंट्स स्लोप। हम लोगों को यही ध्यान में रखना है, और ये मैथ्स में कम और फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है बाबू। ये जो dy बाई dx होता है दैट रिप्रेजेंट्स स्लोप। मैथ्स में तो यूज होता है, लेकिन मैथ्स में ज्यादा इफेक्टिव फिजिक्स में है dy बाई dx का, ठीक है। और पहला ही चैप्टर से उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, स्लोप, है ना। दिस इज द स्लोप, स्लोप के बराबर आया dy बाई dx, मतलब ये भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसे आप नोट करें, और एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसे आप लिख लेना, इसे पहले नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा। तो आप ऐसा करें, इस नोट लिखने के बाद, नोट करने के बाद एक हेडिंग दें, हेडिंग। डिफरेंशिएशन में हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे थे कि आखिर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोगों ने सीख लिया, बाकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब हम लोग जो सीख चुके हैं उसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कहां कहां किस रूप में dy बाई dx का यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब एप्लीकेशन सीखेंगे तब हम लोग ये समझ पाएंगे फिजिक्स के चैप्टर में कि आखिर dy बाई dx का क्या रोल है, क्यों पढ़े हैं, ठीक है। तो अब एक बड़ा सा हेडिंग दे, एप्लीकेशन ऑफ, बड़ा सा हेडिंग दे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हेडिंग दे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और ब्रैकेट में लिख दे dy बाई dx। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद ब्रैकेट में लिख दें dy बाई dx। हम लोग dy बाई dx का एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि dy बाई dx जो होता है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ये एक टाइप का एप्लीकेशन हुआ। हम लोग पढ़ेंगे कि जो dy बाई dx होता है वो किसी चीज का, किसी क्वांटिटी का चेंज का रेट बतलाता है। सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही नाम बतला रहे हैं, है ना। तो रेट मेजर पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे dy बाई dx को लेकर के, फिर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पहले क्या पढ़ाएंगे और बाद में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है हम 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपको जो होमवर्क दे रहे हैं, आपको जो बतला रहे हैं, उसका आप कितना अच्छे से ये सोल्व करके बतला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सीखने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है ना। तो किसी टॉपिक में वक्त देने के लिए टॉपिक बदलकर उस पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देने होते हैं, है ना। तो जब तक न्यू टॉपिक खत्म होगा तब तक पुराने वाले पे कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, तब उस पर आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो ये एक सिखाने का सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। हाँ, तो आपने हेडिंग दे दिया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में dy बाई dx। सबसे पहला इसका सब टॉपिक दें, हेडिंग तो हो गया। सबसे पहला जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें आप हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग कर सकते हो, स्लोप ऑफ अ कर्व। हेडिंग दे पहला एप्लीकेशन का, स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व, अंडरलाइन करें, स्लोप ऑफ अ कर्व। देखो, आपने स्लोप के बारे में पढ़ा है, समझा भी है, प्रैक्टिस भी किया है ना। एंड अभी तक जो आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे थे वो tan थीटा से रिलेट करके फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें पता चल चुका है कि dy बाई dx भी तो tan थीटा का ही बराबर है। tan थीटा स्लोप था, जहां हमने डेरिवेशन किया जिस फिगर में, वहां ये स्लोप था, तो ये स्लोप है तो ये भी स्लोप होगा। स्लोप बराबर स्लोप ही हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा फोर्स बराबर एक्सेलरेशन, ऐसा कभी नहीं होता है। फोर्स बराबर फोर्स ही हो सकता है, स्पीड बराबर स्पीड ही हो सकता है।
वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी हो सकता है, इंपल्स बराबर इंपल्स हो सकता है, मोमेंटम बराबर मोमेंटम हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा इंसान बराबर गधा, गधा बराबर पक्षी, है ना। एक गधे को गधे से ही कंपेयर करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अगर एलएचएस में स्लोप, एलएचएस में जो क्वांटिटी है अगर वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आरएचएस में भी जो होगा वो भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर एलएचएस वाला क्वांटिटी मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा तो आरएचएस में भी मोमेंटम ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलत इक्वेशन होता है। ये सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में ही, एक चैप्टर पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें एक टॉपिक आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी में बतलाया जाएगा, है ना, कि गधे बराबर गधे, है ना, जानवर बराबर जानवर, इंसान बराबर इंसान, है ना। एलएचएस में जो क्वांटिटी होगा आरएचएस में भी वही क्वांटिटी। तो अगर ये स्लोप है तो ये भी स्लोप होगा, और यहीं से मीनिंग निकला कि dy बाई डी एक्स हकीकत में क्या बताता है, स्लोप। dy बाई डी एक्स क्या बताता है, स्लोप, ठीक है, स्लोप बताता है। बट किसका स्लोप बताएगा, बट किसका स्लोप बतलाएगा। हम लोग स्लोप तो पढ़े हैं किसी लाइन का, ये किसका स्लोप बतलाएगा, तो ये किसी लाइन का बतलाता था तो ये भी किसी लाइन का ही बतलाएगा। हमने अभी हेडिंग दिया है स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप होता है लाइन का, एक हमेशा ध्यान रखना, स्लोप होता लाइन का ही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको लिखेगा फाइंड स्लोप ऑफ कर्व, वो लिखेगा जरूर स्लोप ऑफ कर्व, हमने भी हेडिंग दिया जरूर है स्लोप ऑफ कर्व, लेकिन वो होगा स्लोप ऑफ अ लाइन ही। देखो स्लोप ऑफ अ कर्व का मतलब क्या होता है उसको समझो, उसके बाद डेफिनेशन बताएंगे। जैसे मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, कोई फंक्शन रहा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें नहीं मालूम कैसा फंक्शन है बट कोई रहा होगा, है ना, जाना पहचाना अनजाना सा जो भी। तो जैसे मान लो इस टाइप का कोई कर्व है ऐसा, दिस इज द कर्व ऑफ एनी फंक्शन, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स मतलब क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा लाइक साइन कॉस टेन लॉग ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, है ना, कुछ भी। अब देखो दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व और ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पे देखो, अब अगर बोला जाए जैसे इस पॉइंट, इस कर्व पे अगर बात करें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जिस तरह से एक लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, वैसे ही कर्व पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है कि नहीं। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करना जानते हो, सर्कल इज ऑल्सो अ कर्व, दिस इज ऑल्सो कर्व। सिर्फ सर्कल ही कर्व नहीं होता है, सर्कल तो कर्व का एक हिस्सा है, एक स्पेशल टाइप का कर्व है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, वैसे ही किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि चलो ये जो कर्व है उसका ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑन लाइंग ऑन कर्व। अगर हम कर्व के इस पॉइंट पे, कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे, टेंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट दिस, सपोज पी पॉइंट है। अब ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया कर्व के पी पॉइंट पे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, तो इसका स्लोप क्या कहेंगे बाबू, टेन थीटा। स्लोप क्या कहेंगे इस लाइन का, टेन थीटा, है ही नहीं। अब देखो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी, कर्व का स्लोप पी पॉइंट पे क्या है। इसका मतलब ये होता है, कर्व का स्लोप का मतलब होता है, कर्व के किसी पॉइंट पे जो स्लोप होता है उसका मतलब ये होता है कि कर्व के जिस पॉइंट पे स्लोप पूछा है, कर्व का स्लोप मतलब कर्व के जिस पॉइंट पे पूछा है
उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नोन एज स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे P पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप tan थीटा कुछ होगा, इस tan थीटा को ही बोलेंगे कि दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। मतलब कर्व पर का स्लोप का मतलब है कि उस पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को कर्व का स्लोप बोलते हैं। तो टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, हम लोग स्लोप लाइन का पढ़े थे। टेंजेंट इज ऑल्सो अ लाइन, कोई भूत प्रेत तो है नहीं, टेंजेंट इज ऑल्सो अ लाइन। तो स्लोप तो लाइन का ही है, लेकिन इसी स्लोप को कर्व का स्लोप बोला जाता है। तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट रहेगा उसी पॉइंट पर का कर्व का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को नोट करें और फिर एग्जांपल से समझाएंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं dy by dx यूज करके। ठीक है, इसे नोट करें, फिर डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। नोट हो चुका होगा बाबू? हो गया नोट? तो आप लिखें, हेडिंग तो आपने दे दिया है, स्लोप ऑफ अ कर्व। तो आप लिखें डेफिनेशन, उसमें लिखें स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व at any point, slope of a curve at any point on it, lying on it, slope of a curve at any point lying on it, lying on it is defined as, is defined as slope of a curve at any point lying on it is defined as the slope, as के बाद as the slope of the tangent, slope of the tangent drawn, slope of the tangent drawn to the point, slope of the tangent drawn to the point, to the point, full stop, full stop। जैसे देखो इसमें ज्यादा नहीं,